आज हम विलियम शेक्सपियर के सबसे मशहूर और शायद सबसे उलझे हुए नाटक हैमलेट की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस नाटक की पूरी कहानी है और कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक विश्लेषण भी हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। डेनमार्क का राजकुमार हैमलेट, जो इतना समझदार था, वो बदला लेने में इतनी देर क्यों लगाता रहा? क्या ये उसकी कमजोरी थी या कुछ और? और ये सवाल ही इस पूरे नाटक की जान है। कहानी एक भूत से शुरू होती है, एक हत्या और फिर बदले का आदेश। सुनने में तो एक सीधी सादी रिवेंज स्टोरी लगती है। हाँ, लगती तो है। पर बदला तो बस एक बाहरी ढांचा है। इसके अंदर शेक्सपियर ने नैतिकता, पागलपन और इंसान के मन की वो कश्मकश दिखाई है जिससे हम आज भी जूझते हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि फ्रॉइड जैसे विचारकों ने हैमलेट के दिमाग को समझने की जो कोशिश की, वो हमें उसके किरदार के बारे में क्या बताती है। चलिए तो फिर शुरू करके। कहानी का माहौल शुरू से ही बहुत तनाव भरा है। बिल्कुल। हैमलेट के पिता डेनमार्क के राजा की अभी अभी मौत हुई है और महीने भर के अंदर ही उसकी माँ रानी गॉटरूड ने उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली है। और क्लॉडियस अब नया राजा भी है। हाँ, हैमलेट इस बात से बिल्कुल टूटा हुआ है, गुस्से में है। उसे ये सब बहुत गलत लग रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये एक धोखा है अपने पिता की याद के साथ। सही कहा। और इसी उदासी के बीच एक और अजीब खबर आती है। भूत वाली? हाँ, महल के पहरेदारों ने आधी रात को एक भूत देखा है जो हूबहू दिवंगत राजा जैसा दिखता है। और हैमलेट का दोस्त होरेशियो, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, वो भी उसे देख लेता है और फिर हैमलेट को बताता है। और हैमलेट उस भूत से मिलने जाता है। यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। भूत उसे बताता है कि वो उसके पिता की आत्मा है। और ये भी कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। क्लॉडियस ने जब वो बगीचे में सो रहे थे, उनके कानों में जहर डालकर उनकी हत्या की थी। सोचिए उस पल हैमलेट पर क्या गुजरी होगी। जिस चाचा को वो अपना सौतेला पिता कह रहा है, वही उसके असली पिता का कातिल है। बिल्कुल। भूत हैमलेट से बदला लेने को कहता है और हैमलेट कसम खाता है कि वो बदला लेगा। लेकिन यहीं से एक्शन शुरू होने के बजाय सोचना शुरू होता है। हाँ, और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है, क्यों? उसके पास मकसद है, उसे पता है कातिल कौन है, तो फिर वो सीधे जाकर क्लॉडियस को मार क्यों नहीं देता? क्योंकि हैमलेट कोई आम सैनिक नहीं है, वो एक विचारक है। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि दिक्कत ये नहीं थी कि हैमलेट बदला ले नहीं सकता था। तो फिर क्या थी? दिक्कत ये थी कि वो सही और गलत के सवालों में इतना उलझ गया था कि कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता था। जैसे कि क्या भूत पर भरोसा किया जा सकता है? क्या बदला लेना और न्याय करना एक ही बात है? अगर उसने क्लॉडियस को मार दिया तो क्या वो खुद एक कातिल नहीं बन जाएगा? ये सवाल उसे रोक रहे थे। अच्छा, तो इस उलझन से निपटने के लिए वो एक अजीब सा रास्ता अपनाता है। वो पागल होने का नाटक करने का फैसला करता है। हाँ, एंटिक डिस्पोजिशन, एक सोचा समझा पागलपन। ये असली पागलपन नहीं है, बल्कि एक मुखौटा है। पर ये एक बहुत खतरनाक खेल था। क्या कोई इतने लंबे समय तक पागलपन का नाटक कर सकता है बिना अपना दिमागी संतुलन खोए? और उसके इस बर्ताव का सबसे पहला असर उसकी प्रेमिका ओफेलिया पर पड़ता है। बिल्कुल। वो ओफेलिया के पास जाता है, लेकिन बहुत अजीब तरह से, चुपचाप, बिखरे हुए कपड़ों में, बस उसे घूरता रहता है। और इस व्यवहार से सब हैरान है। यहाँ ओफेलिया का किरदार सिर्फ एक प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं रह जाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस पूरी त्रासदी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुछ मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन बताते हैं कि हैमलेट के मन में ओफेलिया को लेकर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। कैसा संघर्ष? वो उसे एक ही समय में दो बिल्कुल अलग नजरियों से देख रहा था। एक तरफ तो वो उसे देवी की तरह पूजता था और दूसरी तरफ अपनी माँ के धोखे के बाद उसे हर औरत में कमजोरी नजर आने लगी थी। अच्छा। और जब ये दोनों छवियां टकराईं तो उसका व्यवहार भी क्रूर हो गया। और ओफेलिया खुद भी फंसी हुई है। उसका पिता पोलोनियस, उसका भाई लियर्टीज, सब उसे हैमलेट से दूर रहने को कहते हैं। सही कहा। वो अपनी इच्छाओं को दबाती है क्योंकि उस समाज में एक औरत से यही उम्मीद की जाती है, और ये दमन बाद में उसके दुखद अंत की वजह बनता है। पर अभी के लिए पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट प्यार में पागल हो गया है, और वो राजा को यही बताता है। लेकिन हैमलेट का असली मकसद कुछ और है। उसे अभी भी सबूत चाहिए। उसे 100% यकीन करना है।
और इसके लिए वो एक शानदार योजना बनाता है। महल में कुछ अभिनेता आते हैं और हैमलेट उनसे एक खास नाटक खेलने को कहता है। द माउस ट्रैप, चूहेदानी। क्या नाम है? बिल्कुल, ये नाटक क्लॉडियस के ज़मीर को पकड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल है। नाटक की कहानी हूबहू हैमलेट के पिता की हत्या जैसी है। हाँ, एक राजा बगीचे में सो रहा है और उसका करीबी रिश्तेदार उसके कान में जहर डाल देता है। हैमलेट होरेशियस से कहता है कि वो नाटक के दौरान क्लॉडियस के चेहरे पर नजर रखे, और योजना काम कर जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे ही हत्या का सीन आता है, क्लॉडियस घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है, मुझे रोशनी दो, और वहां से भाग जाता है। अब तो हैमलेट को यकीन हो गया। हाँ, उसके लिए काफी था। अब उसे यकीन हो गया था कि भूत सच कह रहा था। अब उसके पास एक्शन लेने का हर कारण था। और उसे मौका भी मिलता है। नाटक के तुरंत बाद वो क्लॉडियस को अकेला पाता है, प्रार्थना करते हुए। उसकी पीठ हैमलेट की तरफ है, वो पूरी तरह से निहत्था है। हैमलेट अपनी तलवार निकालता है, यही वो पल था, लेकिन वो रुक जाता है। ये सीन मुझे हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्यों? ये इस नाटक का शायद सबसे जटिल क्षण है। हैमलेट सोचता है कि अगर उसने क्लॉडियस को प्रार्थना करते समय मारा, जब वो अपने पापों की माफी मांग रहा है, तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली जाएगी। बिल्कुल। और हैमलेट के लिए ये बदला नहीं होगा, ये तो एक इनाम जैसा होगा। मतलब वो सिर्फ क्लॉडियस के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी सजा देना चाहता था। सही कहा। वो उसे तब मारना चाहता है जब वो कोई पाप कर रहा हो, ताकि उसकी आत्मा सीधे नर्क जाए। ये उसकी सोच की गहराई को दिखाता है, लेकिन उसकी देरी का एक और कारण भी बन जाता है। और इसी के तुरंत बाद वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो सब कुछ बदल देती है। वो अपनी माँ गर्ट्रूड से भिड़ने उसके कमरे में जाता है। एक मिनट, जो हैमलेट हर चीज पर इतना सोचता है, वो अब गुस्से में अपनी माँ से लड़ने जा रहा? हाँ, और ये लड़ाई बहुत तीखी होती है। वो अपनी माँ पर शब्दों से हमला करता है। बातचीत इतनी गर्म हो जाती है कि पर्दे के पीछे छिपा हुआ पोलोनियस, जो जासूसी कर रहा था, घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है। और हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है। हाँ, और बिना एक पल सोचे, बिना देखे, वो अपनी तलवार पर्दे के आर पार कर देता है। और पोलोनियस मर जाता है। ये तो उसके किरदार से बिल्कुल अलग लगता है। यहीं पर फ्रॉइडियन विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो हैमलेट का असली गुस्सा क्लॉडियस से ज्यादा अपनी माँ के प्रति है। इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जाता है। अपनी माँ के लिए अवचेतन लगाओ। और पिता की जगह लेने वाले के प्रति दबी हुई नफरत। इस सीन में उसका अपनी माँ पर जो गुस्सा फूटता है, वो शायद उसके पिता की हत्या से भी ज्यादा अपनी माँ के धोखे से पैदा हुआ है। और उसी गुस्से में वो बिना सोचे समझे तलवार चला देता है। पोलोनियस की मौत के बाद तो जैसे तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। ओफेलिया पूरी तरह से टूट जाती है। पहले हैमलेट का बर्ताव, और अब अपने पिता की मौत, वो भी हैमलेट के हाथों। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो नदी में डूब कर मर जाती है। बहुत दुखद अंत। अब कहानी में एक और किरदार आता है जो बदला लेना चाहता है। पोलोनियस का बेटा लियार्टीज। लियार्टीज हैमलेट का एकदम उल्टा है। वो सोचता नहीं, एक्शन लेता है। उसे बस बदला चाहिए, चाहे सही हो या गलत। और चालाक क्लॉडियस इसी का फायदा उठाता है। बिल्कुल। वो लियार्टीज के गुस्से को हैमलेट की तरफ मोड़ देता है और दोनों मिलकर एक जानलेवा साजिश रचते हैं। ये जो पूरा प्लान था, जहर की तलवार, जहर का जाम, इतना जटिल क्यों? क्योंकि क्लॉडियस एक शातिर राजनेता है। वो हैमलेट को खुलेआम नहीं मार सकता था। प्रजा उसे प्यार करती थी। उसे ये सब एक दुर्घटना की तरह दिखाना था। हाँ, इसलिए एक दोस्ताना तलवारबाजी के मैच का नाटक रचा गया। प्लान था कि लियर्टीज की तलवार की नोक पर जहर लगा होगा, ताकि एक हल्की सी खरोंच भी जानलेवा हो। और बैकअप के तौर पर जहर का जाम, कि अगर हैमलेट जीतता है तो उसे पीने के लिए दिया जाए। और यहीं त्रासदी अपने चरम पर पहुंचती है। अंत में कोई नहीं बचता। कोई नहीं। ये साजिश इतनी धोखे से भरी थी कि इसका उल्टा पड़ना तय था। मैच शुरू होता है। हैमलेट शुरुआती राउंड जीत जाता है और जश्न में रानी गर्ट्रूड अनजाने में वही जहर वाला जाम पी लेती हैं, जो क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए रखा था। इसके बाद लियर्टीज अपनी जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। हाथापाई होती है, उनकी तलवारें आपस में बदल जाती हैं। और हैमलेट भी लियर्टीज को उसी जहरीली तलवार से घायल कर देता है। दोनों जहर का शिकार हो चुके हैं। तभी रानी जमीन पर गिरती हैं और मरते मरते कहती हैं, ओ मेरे हैमलेट, जाम में जहर था। अब सबको सच्चाई पता चलती है। लियर्टीज भी मरते मरते पूरी साजिश का पर्दाफाश करता है और कहता है, राजा,
राजा ही दोषी है। और तब आखिरकार हैमलेट अपना बदला पूरा करता है। हाँ, वो क्लॉडियस को उसी जहरीली तलवार से मारता है और उसे बचावा जहरीला जाम पीने पर भी मजबूर करता है। और कुछ ही पलों बाद हैमलेट खुद भी मर जाता है। अंत में डेनमार्क का पूरा शाही परिवार खत्म, सिर्फ होरेशियो जिंदा बचता है ताकि वो दुनिया को ये कहानी सुना सके। तो जिस सवाल से हमने शुरू किया था, हैमलेट की देरी, क्या अगर उसने शुरू में ही क्लॉडियस को मार दिया होता तो इतने लोग बच जाते? शायद, लेकिन तब ये नाटक इतना महान नहीं होता ना। हैमलेट की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि बदला लेना और न्याय करना, इन दोनों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। वो सिर्फ खून का बदला नहीं चाहता था, वो नैतिक रूप से सही होना चाहता था। लेकिन सही होने की इस कोशिश में इतनी गलतियां हुई कि अंत में न्याय और विनाश में कोई फर्क ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये नाटक सिर्फ किरदारों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने अंदर की कश्मकश को भी दिखाता है। सही कहा। और इस पर सोचने के लिए एक विचार ये है, हैमलेट का संघर्ष सदियों बाद भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये सवाल हमेशा मौजूद रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ बहुत गलत होता है तो हम न्याय और बदले के बीच का चुनाव कैसे करते हैं? और हमारे अपने अवचेतन मन की इच्छाएं और डर उस फैसले को कितना प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, शायद हम सब के अंदर एक हैमलेट है जो सही कदम उठाने से पहले सोचता है और कभी-कभी